उससे शुरू करते हैं। पहले तीन ये इसके सेशन ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। हमने आर्टिकल 1 लिया, आर्टिकल 2 लिया, मौलिक कर्तव्य से शुरुआत की थी हमने। उसमें हमने पहला कर्तव्य और दूसरा कर्तव्य ये पूरा किया था। आज हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी सी जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा इसमें हम डीप जाने की जरूरत समझी इसमें। तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे संप्रभुता पे। ये शब्द जो है सोवरेनिटी बेसिकली कि इसके मानने क्या होते हैं, इसकी समझ क्या, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है और इसकी चैलेंजेस आज की डेट में क्या क्या है। तो एक प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले आप लोग के विचारों में इसके मानने क्या है, आप इसे किस तरह से देखते हैं और आज देश से जोड़ के जो आज की हालत है उससे आप कैसे देखते हैं। 2-2 मिनट के लिए आप इस पे अपना संवाद अपनी बातें रखिएगा। और अगर कोशिश हो सके तो आप अपना नाम और आप वीडियो ऑन रखिएगा ताकि मतलब एक 1-to-1 डिस्कशन हो सके। तो यहाँ पे कोई एक प्रवक्ता नहीं है और कोई एक श्रोता नहीं है, हर कोई प्रवक्ता है, हर कोई श्रोता है। तो उस हिसाब से हम इसे एक चर्चा में बदलेंगे। इसको शुरुआत करती हूँ मैं, एक प्रेजेंटेशन पहले शुरू करती हूँ। सार्वभौमता जो हमारे यहाँ आई है, तो हमारा जो नेशन है वो स्टेट ऑफ यूनियन। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो डिसीजन है तो वो आने हम खुद ले सकते हैं, कोई दूसरी बाहरी की पावर हमारे डिसीजन नहीं लेती। और इसीलिए हमने हर किसी को है ना अपने अपने पावर डिवाइड कर चुके हैं। जैसे कि एक केंद्र सूची बनाई गई है, एक स्टेट सूची बनाई गई है और एक समवर्ती सूची बनाई गई है, जिसमें हम अपने अपने दायरे में रहकर, जैसे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट स्टेट सेंट्रल में आते हैं, उन पर सेंट्रल कानून कर सकता है, कानून बना सकता है। और कुछ स्टेट के तहत आते हैं तो वहां पे स्टेट कानून बना सकती है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे जिसमें स्टेट भी एट अ टाइम कानून बना सकता है और सेंट्रल पावर भी बना सकती है। लेकिन अगर सेंट्रल पावर का कानून अगर समझो एक्सेप्ट किया जाता है, अगर समझो ऐसा लग रहा है जैसे कि शिक्षा का कानून महाराष्ट्र में भी बना था और आरटीई के तहत सेंटर में भी बना था, तो उस वक्त सेंटर का जो कानून था वो पूरे देश में लागू किया गया था। तो ऐसे कुछ पॉइंट हो सकते हैं। हाँ, ये सभी थोड़ा सा अपने आप को म्यूट रखेंगे क्योंकि जो बोलने ठीक है, मुझे ऐसे लगा। तो जहां तक मैं समझ रहा हूँ, सार्वभौमिकता यानी कि कोई तो भी दूसरी पावर हमें नहीं चलाती, हम खुद पावर है। और हमारे जो भी डिसीजन होते हैं, जो पॉलिसीज होती है, या तो हम जो भी जन कल्याण की बोलो, तो हमारा जो शासन चलता है, यह शासन हम लोगों ने डिसाइड किया है। हम लोग कायदे कानून बनाते हैं और हमारे कायदे कानून जो है वो हमारी संसद बनाती है, जो संसद पब्लिक से चुन कर आती है। इसीलिए हम सार्वभौम है, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी तो मैं इतना 2 मिनट में खत्म करूंगा। अगर इसके जी, बाद में थोड़ी डिस्कस आगे बढ़ती है, कहीं और भी लगता है, तो फिर बीच में मैं कुछ ना कुछ तो पार्टिसिपेट रहूंगा। इससे जुड़ा हुआ अगर जैसे अशोक जी ने आज के मायने में इसको रखी कि किस तरीके से हमारी देश, हमारे जो स्टेट्स होते हैं उनको आजादी मिलती है अपना अपना लॉ बनाने की। तो आप अशोक जी, दूसरे अशोक जी हमारे साथ हैं जो एडवोकेट भी हैं। तो अशोक जी आप भी इस पे कुछ बात रखिए अपनी। हाँ, जैसा कि आज जनचर्चा का जो सब्जेक्ट आप लोगों ने रखा है, तो ये संविधान को समझने की एक बात रखी है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना, मेरी समझ से ये सब्जेक्ट आपका आज का रहा है। और अशोक जी ने भी इस पे काफी कुछ बातें बोली है। और मैं भी इसमें, जैसे कि आपने सब्जेक्ट में कोट किया है जवाहरलाल नेहरू जी के वक्तव्य को, आपने जॉन बाइडेन के बोर्डन के स्टेटमेंट को, अब्राहम लिंकन साहब के स्टेटमेंट को, तो ये सारे के सारे जितने विद्वान महापुरुष रहे हैं जिन्होंने संप्रभुता को लेकर के जो अपने अपने विचार रखे, उसमें जवाहरलाल जी नेहरू साहब का जो विचार है वो बहुत प्रासंगिक है आज के इस भूमंडलीकरण के दौर में। जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम राष्ट्रों के जागरण और संप्रभुता के युग में जी रहे हैं। मैं सोचता हूं कि जवाहरलाल जी नेहरू ने
बहुत ही गहरी बात बोली। और संविधान निर्माताओं ने इसको संविधान में जो स्थान दिया है संप्रभुता शब्द को, तो मैं इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भी प्रणाम करना चाहूंगा। और उनके साथ जो संविधान कमेटी थी, उनकी सोच का विषय था कि संप्रभुता किस प्रकार से जीवन में होनी चाहिए। और वर्तमान के दौर में जिस प्रकार से संप्रभुता को, संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, खतरे में डाला जा रहा है, तो ऐसे में जो ये भारत के संप्रभुता एकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की हो जाती है। जैसा कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संप्रभुता शब्द को लेकर के, उसकी गहराई को लेकर के जो निर्णय दिए थे, जैसे उसमें केशवानंद भारती का एक लीडिंग केस था, उसके अंदर उन्होंने पूरे भारत की मूल ढांचा, मूल स्थितियों को बचाया, तो वो हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक था। साथ ही एसआर बोमई का जो केस था, उसके अंदर भी धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता करते हुए संप्रभुता को जब बचाने की बात बोली थी। इनरी बेरबारी वाले जो केस था, उसके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं। अपनी सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक कि हम भारत के लोग नहीं चाहेंगे। तो जैसा कि आपने बताया दीदी, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं कि हम भारत के लोगों को यह अधिकार दिया है कि हम संप्रभुता की रक्षा करें, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है क्योंकि हम भारत के लोग हैं। और ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर ये सारी चीजों को माना, तो निश्चित रूप से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। और पिछली बार जब चर्चा की थी 51A की, जिसमें हमारे कर्तव्यों की आपने जो बात बोली थी, उसमें भी संप्रभुता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो ये जो डिस्कशन हो रहा है इसके अंदर संप्रभुता को लेकर के, और वर्तमान हालत जो हम देख रहे हैं लंबे समय से, जिस प्रकार से संविधान और हमारी संप्रभुता, हमारे मौलिक अधिकारों को जिस तरह से हनन किया जा रहा है, पूरा देश जिस तरह से खतरे में पड़ा है, संविधान ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैंने जिस मकसद से, जिस संप्रभुता के मकसद से इस संविधान की अंतरात्मा प्रियम्बल में मैंने जो शब्दों को निखारा है, उसकी रक्षा करी है आप लोग। और निश्चित रूप से ये नागरिकों का और हम भारत के लोगों का कर्तव्य है कि ऐसे समय में हम भारत के संविधान की रक्षा करें, और इस जन चर्चा के माध्यम से हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं और फिर उसको जमीनी स्तर पर ले जाके डिस्कस करें। तो मैं यही कहूंगा कि संप्रभुता ही जीवन का और देश का, किसी भी राष्ट्र का मूल अधिकार होता है। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद अशोक जी। और अशोक जी आपका, आप दोनों का धन्यवाद इसकी शुरुआत करने के लिए। बाकी हमारे साथी हैं जो जो नहीं बोला है, जो अभी तक वो नहीं बोले हैं, वो प्लीज आए और इस पे अपनी कुछ भी जो आपको लगता है कि इससे जुड़ा कुछ ऐसा है, तो 2 मिनट अपनी बातें रखें। सभी साथियों को जय जगत। मेरा नाम गौरव राय है, मैं यूपी के मऊ जिले से हूँ। ये मेरा परिचय है। जी संप्रभुता के बारे में जो हमने पढ़ा है मैम, कि जैसे मान लीजिए हमारा देश है या कोई भी देश है, तो संप्रभुता यानी कि हमारे सारे निर्णय हम खुद से लेंगे। हमारे किसी भी निर्णय में किसी बाहरी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता है। कोई भी संप्रभु देश जो होता है वो सारे निर्णय खुद से ही लेता है। यही मैं समझता हूँ संप्रभुता को लेकर के। जी बिल्कुल। गौरव जी, तो यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं लिया जा रहा है किसी का, जी तो कोई इस हिसाब जी से जी मतलब वो नहीं करे। हम सब एक बहुत ही कम समझ रखते हैं इसके बारे में, लेकिन संवाद से हमारी समझ जो जी है, आप जो मुझे बताएंगे मैं आपको बताऊंगी, या बाकी सब एक दूसरे को बताएंगे, तो उससे और बढ़ेगी और एक जी। विचार पे, हमें एक इस पे हम आ पाएंगे। जी पंकज जी। मेरा 2 सवाल है। अ, एक पहला सवाल है, देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले विचारों से या आंदोलनों से हम कैसे निपटे। और दूसरा है, क्या हम भारतीय नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों को गंभीरता से लेते हैं या नहीं। इसके ऊपर मुझे कुछ सुनने को मिले तो अच्छा होगा। जी पंकज जी, तो उस पे हम बात करेंगे। ये सवाल जो है, अगर आपके मन में आ रहे हैं, तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है कि ये सवाल भी आने चाहिए। जब सवाल आते हैं तो जवाब भी कहीं ना कहीं से निकल के आता है। तो और कोई इस पे बोलना चाह रहा है? हम मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी जी रूपल जी, प्लीज प्लीज। जी, नमस्कार, जय जगत सभी को। मैं मंदसौर से हूँ, मंदसौर जिले से हूँ। रूपल संचिति। मैं संप्रभुता से यही समझती हूँ कि हमारा खुद का प्रभुत्व हो। मतलब जैसे कि भगवान सुपर पावर होता है, अपने खुद के डिसीजंस खुद लेता है, वैसे ही हमारे क्षेत्र में हमारा जो भी क्षेत्र है, हमारा देश है, हमारे जो भी निर्णय हो, वो हमारे खुद के
हो, उसमें किसी का भी इंटरफेरेंस ना हो, चाहे वो बाहरी कोई देश हो या कोई व्यक्ति हो। सही कहा रूपा जी। और इसको और डीप जाएंगे हम, और डेप्थ में जाएंगे हम। एक जो शब्द है सोवनिटी और ये संप्रभुता, ये मतलब ये बहुत ही गहरा शब्द है। इस पे हमारे पूरे देश का, हमारी स्वतंत्रता का आधार बसा हुआ है। तो और कोई इस पे बोलना चाह रहा है? जी। हाँ, एक बात अभी जैसे ध्यान आ गई संप्रभुता पे कि जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर किया था मोदी जी ने, हम्म। और उसमें हम अभी ठीक स्थिति में थे, सारी बातें थी। और फिर जब अमेरिका के दबाव में एक तरीके से आके और हमने उससे सीज फायर की तरफ ले गए और सारा पूरी हमने अपनी किरकिरी करा ली, तो ये भी एक तरीके से हमारे संप्रभुता में हस्तक्षेप करना ही होता है, इसे मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं। जी जी गौरव जी। जी, सही कहा आपने। हाँ जी, तो ये ये भी अभी। एक है, ये एक आज के जो रिसेंट हमने जो फेस किया है, वो कहीं ना कहीं हनन है जी जी, इस देखिए चीज देखिए, का। जब वो 62 में युद्ध हुआ चाइना से, 65 में पाकिस्तान से हुआ, 71 में बांग्लादेश जब बना, तो बहुत अमेरिका हमारे खिलाफ था, लेकिन इंदिरा जी बिल्कुल नहीं झुकी हैं। वो अपने सारे काम ऐसे ही करती रही जैसा उन्हें करना था, किसी का हस्तक्षेप कोई बर्दाश्त नहीं हुआ। और हमारे मोदी जी हैं तो खैर कहने की बात ही क्या है। ठीक है। जी, धन्यवाद। तो चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। और राहुल ने हाथ रेस किया है। राहुल बोलिए। जी। मेरी आवाज आ रही है सबको? सही से आ रही है जी मैडम जी आवाज जी, मेरी? एकदम सही से आ रही है। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू मैडम, जो व्हाट इज सॉवरेनिटी ये टॉपिक लेने के लिए आपका खूब खूब आभार। मतलब हमारे, अगर मान लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही, हेलो, हमारे जी जी हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन में ही पहली ही लाइन में लिखा है कि हम भारत के लोग, भारत को एक सार्वभौम, मतलब सार्वभौम का मतलब हम देखा जाए, मेरी नजर में सार्वभौम का मतलब काफी काफी तरीके से है। जैसे कि एक इकोनॉमिकल सार्वभौम, मतलब एक आर्थिक सर्वप्रभुता, राजनीतिक सर्वप्रभुता, और एक सामाजिक दृष्टि पे सार्वभौमता। आज हम देखें कि इकोनॉमी की जो कंडीशन है, मान लीजिए कि आज अगर किसी को भी मैं एक सवाल पूछूं कि आपको मैं टूथपेस्ट से नाम दूं, तो आपको कौन सी कंपनी याद आएगी? कॉलगेट। आज हम अगर मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो हमें एक ही चीज याद आएगी, अमेजोन। तो आर्थिक दृष्टि पे हम देखा जाए, जो स्वदेशी से जो ये विदेशीकरण हुआ है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमें इसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कि हमारे जो कांग्रेस की लीडरशिप थी, जिन्होंने स्वदेशी कार्यक्रम से या देश को इतना मजबूत किया था, अंग्रेजों से आजादी दिलवाई, तो आज हमें ये देखने की जरूरत है कि जो काले अंग्रेज है, जो आज भी हमारे देश में किस तरह से, और फॉरेन में अभी आज एक देखा जाए शेयर मार्केट में एक फॉरेन अमेरिकन कंपनी ने 45,000 करोड़ का मतलब घोटाला किया। उसी तरह से एक सामाजिक जो सार्वभौम जो हासिल करने की जरूरत है। कि आज देखा जाए कि हमारे गुजरात में, आपको भी मैडम पता होगा कि तुषार चौधरी जो विपक्ष के नेता है, जो विधानसभा में है, उन पे टिप्पणी की गई। जगदीश मेहता जो न्यूज एंकर है, उनके द्वारा उनपे टिप्पणी कहा गया कि आदिवासी तो इस तरह से रहते हैं। ऐसी एक अपमानजनक आज की सेंचुरी में, कि जहाँ पे ST/SC एक्ट लगा हुआ है, और गुजरात जैसे राज्य में, और इतने पढ़े लिखे लोग में भी कितनी मानसिकता है, तो वो एक दूर करने की जरूरत है। तो इसी तरह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक आपने लिया है, तो मैडम आपका खूब खूब आपको थैंक यू, कि लोगों को अवेयरनेस आए। और हमारे जो भारतीय संविधान, जिसने नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने, या हमारे जो फोर फादर ने इतने मेहनत कर बनाया है, और बाबा साहेब के आम्बेडकर को आप लोगों के बीच में ला रहे हो, उसके लिए आपका मैडम दिल से आभार। थैंक यू। शुक्रिया राहुल, इस चीज को रखने के लिए। तो जैसे हम सब समझ रहे हैं कि संप्रभुता क्या है, सोवरेनिटी क्या है, ये बहुत बेसिक चीज है जिसपे हमारा संविधान पूरा बनाया गया है। बट इसको अब एक वाइंड अप करने के लिए मैं 10 मिनट आप लोगों का लेना चाहूंगी। जो इसको, ये डिस्कशन जो है ये चालू रहेगी, आगे भी चालू रहेगी, कि कहाँ कहाँ पे इसको और हमें गहराई से समझना है, तो कहाँ कहाँ पे ये इस चीज को वॉयलेट किया जा रहा है, इसको भी समझना है। तो आगे चल के हम हो सकता है आने वाले सप्ताह में इसको समझेंगे। आज शुरुआत में हम खाली ये संप्रभुता है क्या, शुरुआत इसकी कहाँ से हुई, तो वो शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके जो जैसे अभी आप लोगों ने बेसिक बातें इसकी रखी कि कोई भी बाहरी जो ताकतें हैं वो
हमारे देश के भीतर कोई भी अपना हम डिसीजन खुद ले सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, वो हमारे मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये बेसिक सी चीजें जो आप लोगों के बातों से मुझे समझ में आई है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सबसे पहले स्लाइड्स आप लोग को सबको नजर आ रही होगी, उम्मीद करती हूँ। तो सबसे पहले मतलब ये एक संप्रभुता का अर्थ है राष्ट्र की अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण सर्वोच्चता। इसके बाहरी कोई हस्तक्षेप, कोई स्थान नहीं होता। ये आधुनिक राष्ट्र राज प्रणाली के मूल आधार है, ये सब आप लोगों ने कहा। अब यहाँ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश की मैंने। तो यहाँ पे जब इतिहास में गए तो उसमें ये समझा कि संप्रभुता आई कहाँ से है, मतलब किसने इसके बारे में सोचा था, किसने इसको एक लीगल टर्म करके इसको पूरे देश में और फिर पूरी दुनिया में लागू करवाया। तो ये इसका इतिहास है। तो सत्ता के आधार जो कानून नहीं बल्कि परंपरा और निष्ठा से हुआ करता था। मतलब एक वक्त जैसे सबको पता है कि किंगडम्स होते थे, रूलर्स होते थे, और जो रिलीजन पावर में होते थे, जो धार्मिक रूलर होते थे, वो रूल किया करते थे। तो वो अपना कानून को थोपते थे लोगों पे और अपने हिसाब से रूल करते थे। तो इसका जो तोड़ रखा, जैसे अभी ये इंडिया में भी होता था, इसकी यूरोपियन हिस्ट्री काफी अच्छी है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में भी हमने सोचा, वो आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जैसे ये चार चीज बहुत हमें समझने की जरूरत है कि डोमिनेंस होता था, कि अगर वो उन्होंने अपने कानून थोप दिए तो हमें मानना ही पड़ता था। भूमि के स्वामी राजा के अधीन होते थे, और लेकिन उनकी शक्ति स्वतंत्र, उनकी वो खुद कर सकते थे, लेकिन जो प्रजा होती थी वो कुछ नहीं कर सकती थी। स्टेट्स जो होते थे वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकते थे। जो रूलर्स होते थे वो धार्मिक ग्रंथ से होते थे। पर्सनल लॉयल्टी, अगर वो राजा खुश है तो फिर वो स्वामी है और वो कुछ भी डिसीजन दे सकता है, वो स्टेट के बारे में, या जो जो क्षेत्र होते हैं उनको कुछ भी डिसीजन उनके सत्ते पर थोप सकता है और स्टेट को मानना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीजें होती थी। और दो ये था कि मतलब फ्रेगमेंटेशन पावर, जो विखंडता होती थी, कि कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आके अगर वो हड़प रहा है, दूसरा भी हड़प रहा है, तो कोई टेरिटोरियल लॉ नहीं होता था। ये एक बड़ी समस्या होती थी। तो इसको समझा किसने और किसने इसको लाया? तो ये जो एक नाम जो आता है इतिहास में जो पढ़ा गया है, जीन बॉडिन जो थे, तो वो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने सोवरेनिटी को शब्द लाया कि ये क्या है। सोवरेन होता है सुप्रीम पावर, जो एक पर्सन, और सोवरेनिटी जो एक स्टेट जो होती है जिसके पास सोवरेनिटी पावर होता है। तो इसको विभाजित किया, सोवरेन जो थे वो सुप्रीम पावर एक पर्सन थे और वो रूल करते थे, और फिर उसके बाद में स्टेट के ऊपर ये लागू किया गया। तो एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर, मतलब राज्य की निरंतर और पूर्ण शक्ति सिर्फ राज्य के होते हैं जहां पे लोग रहते हैं। तो वो लोग जो है संवैधानिक विचार की वहां से नींव पड़ी। पहले जो थे ये जॉन बॉडिन थे, तो ये सोवरेनिटी से कनेक्टेड जो है इंसान है। जैसे तीन चार लोगों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है जब सोवरेनिटी की बात करते हैं हम। तो एक वॉर चला था, पीस ऑफ वेस्टफेलिया। ये पीस ऑफ वेस्टफेलिया जो था 30 साल का लंबा एक वॉर था, जो 30 साल पहले इसके बारे में, सोवरेनिटी के बारे में किसी को पता नहीं था कि ऐसे कुछ हो सकता है। पहले राजा एक क्षेत्र को हमला करते थे और फिर तो ये चीजें चली आ रही थी। 30 साल की लड़ाई के बाद लोगों को लगा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं लोग मारे गए, काफी रिसोर्सेज खराब हुए। तो पता चला कि मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ, ये रिलीजियस लड़ाई थी। रिलीजियस लड़ाई होने के बाद कोई जीता नहीं, और फिर बाद में एक ट्रीटी साइन की गई जहां पे सोवरेनिटी को एक स्थान दिया गया। तो ये सोवरेनिटी क्यों, अब ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आया, यहाँ पे इंटरनेशनल लॉज आए, टेरिटोरियल लॉज आए। तो ये मैंने थोड़ा बहुत मतलब समझा इसके बारे में कि कैसे टेरिटोरियल लॉज को, अब पहले इंटरनेशनल लॉज नहीं हुआ करते थे, एक क्षेत्र होता था तो दूसरा आगे मतलब उस पर हमला करता था। एक बड़ा जो ताकतवर जो राज्य होता था वो छोटे राज्यों को या छोटे देशों को खा जाता था। तो आज छोटे छोटे नेशंस हैं, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, वो भी मतलब स्वतंत्र तरीके से रह सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ, तो ये दो चीजों को, सोवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉ को उस पीस ट्रीटी में स्थान मिला, और उसके बाद ये पूरे पूरे देश में, पूरी दुनिया में मतलब ये फैलता गया। तो वहां से ये शुरुआत हुई थी। अब वहां ये क्यों जरूरी है, सोवरेनिटी हमारे लिए क्यों जरूरी है?
तो ये कहीं ना कहीं हमें हमें शक्ति देता है कि अगर हम किसी कोई राज्य से नहीं है, किसी घराने से नहीं है, सिर्फ एक आम नागरिक है, आम जनता है, तो हमें ये आजादी देता है, अधिकार देता है चुनने का। तो हम अगर वोट डालते हैं किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को, वो एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उसके पास ये इनडायरेक्टली अधिकार जाता है। ये पहले नहीं होता था, ये अब होता है। तो सोवनिटी यहाँ पे हमें जो वोट डालना है उसके लिए कोई और दूसरा हम पे वो हमें इम्पोज नहीं कर सकता, हम पे दबाव नहीं डाल सकता कि आप इसी को वोट दो, या कोई बाहर वाला जो पॉलिटिकल जब वोटिंग होती है, मतलब आज की जो कंटेस्ट है थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि बहुत सारे वॉल्यूशंस हो रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था कि मतलब वो अगर बोल देते थे कि इसको, जैसे ब्रिटिश पूरे आके हुकूमत कर सका, क्योंकि वो इंडिया में जो सोवनिटी है उसको बहुत लेट में डिफाइन किया गया। जब कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की नेता है, तो उसके बाद मतलब ये यहाँ पे लोगों को समझने आने लगा कि हमें भी आजादी मिल सकती है, हम भी किसी रूरल के किसी के अधीन नहीं रहेंगे। तो ये वहां से शुरुआत हुई। अब आत्मनिर्भर निर्णय स्वतंत्रता की गारंटी ये देता है, कानून सीमाओं और राष्ट्रीय पहचान की सुरक्षा कराता है। फिर नागरिक आम नागरिक जैसे हम लोग हैं उनको वो उत्तरदायी शासन को सुनिश्चित करता है। तो सोवनिटी इसलिए जरूरी होता है। और ये राहुल ने जैसे कई आयामों की बात की कि इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, सोशल भी होते हैं। तो ये सोवनिटी यहाँ पे आते हैं कि इंटरनल पावर, डोमेस्टिक अफेयर्स, छोटे छोटे घरेलू जो अंदर हिंदुस्तान के अंदर जो नीतियां होती हैं, स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है, उस पे हमारा खुद का निर्णय, वो बाहर की पॉलिसी के हिसाब से नहीं होते हैं। एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस की हम स्वतंत्र हैं और हम एक रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो इस पे भी हमारा, जैसे अगर हम चाइना, या चाइना से तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम श्रीलंका से बना रहे हैं तो चाइना इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस तरीके की हमें आजादी है। लीगल फाइनल जो लॉ होते हैं वो हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। पॉलिटिकल पावर जो होता है वो हमारी जो जनता है वो उसके हिसाब से वो चुन सकती है। उस पे भी बाहरी कोई या एक पर्सन के ऊपर भी बाहरी सोच का कोई असर नहीं पड़ता है। फिर जनता की शक्ति एक लोगों के पास साथ में आने से जो शक्ति बनती है, वो इसका स्तोत्र है, वो इसका बेस हो जाता है। फिर उसके बाद कलेक्टिव कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज कि हमारा अधिकार है। जैसे स्कूल अगर तोड़े जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उसमें वो हमारी संपत्ति थी, हम नागरिक हैं। अगर सरकारी कोई भी जमीन, कोई भी संस्थाएं जिसका हनन होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो अधिकार थे, हमारी जो वोटिंग है, उसको नजरअंदाज किया जाएगा, उसका हनन हो रहा है। तो वो हमारा कहीं ना उस पे हमारा अधिकार, हमारा हक पूरी तरीके से है। अब ये चैलेंजेस जो है आज का, इसको छोटे से उसमें डिफाइन किया गया कि बाहरी चैलेंजेस है। और जैसे गौरव जी ने भी इस पे रखा, अशोक जी ने भी रखा कि जो विवादें हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स जो है हमारा, वो बेसिकली बॉर्डर के उस पार से जो चीजें आ रही हैं, कि वो उसकी वजह से लद्दाख में जो घटनाएं हुई, कि वो जो बॉर्डर्स को मतलब ले लिया गया, और छोटी छोटी चीजें, जमीनें, वो धीरे धीरे, तो वो सारी चीजें को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थ्रेट है। टेररिज्म जो हुआ है पहलगाम में, एक्सट्रीमिज्म अंदर भी जो है वहां पे, अगर हम कुछ ऐसी इश्यूज होते हैं, चाहे वो कश्मीर के हो, चाहे नागपुर के हो, कहीं पे, तो वो चीजें, वो सब कहीं ना कहीं सोवनिटी के लिए थ्रेट है। वो उससे जो अंदर की जो यूनिटी है वो कमजोर पड़ेगी, तो बाहर की जो ताकतें हैं वो मजबूत हो जाएंगी। तो इसलिए ये जरूरी बहुत है। डिजिटल मीडिया और ऑब्वियसली साइबर अटैक्स की हम जो हमारी जो ये सोशल मीडिया है बेसिकली, वो बहुत ज्यादा एम्पावर करता है इन सब चीजों को। तो वो उसको भी हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है कि हम ऐसे मैसेजेस करें कि बाहरी जो है शक्तियां हैं वो ज्यादा एम्पावर ना हो, और हमारी जो संप्रभुता है हमारी, वो पूरी तरह से बनी रहे। सोशल एंड पॉलिटिकल टेंशन ऑब्वियसली, कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी विवाद होते हैं तो इससे सरहदें कमजोर होंगी, जनता कमजोर होंगी, उनके विचार कमजोर होंगे, और ये कमजोरी कहीं ना कहीं बाहरी शक्ति को बुलावा देगी। और ये हमेशा हर बार ये हुआ है, सदियों से होता रहा है। ब्रिटिशर्स अगर आ पाए हिंदुस्तान में तो क्योंकि कहीं ना कहीं वो कमजोरी थी, इसलिए वो आ पाए। तो अब फिर से वो चीजें हो रही है कि हम अगर पोलराइजेशन में अगर हम आ गए हैं, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर लोग पे ध्यान दे रहे हैं और बाकी को ऐसे छोड़ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो इनइक्वालिटी अगर बढ़ेगी
तो ज्यादा से ज्यादा लोग कमजोर होंगे, और ज्यादा जनशक्ति अगर कमजोर होगी तो ये कहीं ना कहीं बाहरी ताकतों को बढ़ावा देंगे, और ये हमारे लिए खतरा बन जाएगा फिर से गुलामी में आने का। तो ये एक चैलेंजेस है हमारे लिए। और फॉरेन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, हमने स्वराज के ऊपर हमेशा बात की कंसेप्ट पे कि हमें खुद का बनाना है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग खुद का हमें वो करना है, और हम इतना हो सके कि हम बेच सके बाहरी देशों को। लेकिन उस बाहरी कंपनी आके निवेश करती है, वो जरूरी है कि यहाँ के वासियों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, बट उसका एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन हम नहीं कर पा रहे हैं अभी आज के डेट में। तो वो बैलेंस मेंटेन करना चाहिए कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बना रहे। तो वो बहुत ज्यादा निवेश होगा जितना अगर बाहरी कंपनियां पैसा लगाएंगी, तो वो जैसे ब्रिटिशर भी आए थे तो वो पैसा लगाने ही आए थे, वो भी मसालों का बिजनेस करने ही आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरा देश अपने हाथ में ले लिया था। तो वो भी इसके लिए एक थ्रेट है। तो ये सारी चीजें सोचकर समझकर, जो हमारे पहले जॉन बॉर्डिन, फिर उसके बाद अब्राहम लिंकन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, और फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने, अगर जवाहरलाल नेहरू जी के उसमें कंसेप्ट ये सोवरेनिटी का नहीं होता तो शायद हमारा देश भी इस तरीके से पूरी तरह से वो आजाद नहीं हुआ होता जिस तरीके से आज है। तो इसको मेंटेन, अगर हम ये जो उन्होंने दे दिया है वरदान, तो इसको मेंटेन रखना हमारा फर्ज है और हमारा कर्तव्य है, और यही हमारा फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य है कि हम पहले अपनी सोवरेनिटी को पहले बचाने की सोचें, और उसके लिए बहुत छोटे छोटे कदम उठाने। मतलब ये अगर पूरी अगर लाइन पढ़ेंगे तो उसमें कि हमें सोवरेनिटी, हमें संप्रभुता और यूनिटी, एकता और इंटीग्रिटी, अखंडता, ये सबको हमें बचाना है। तो हम यूनिटी और इंटीग्रिटी पे आज हमने बात नहीं की है, उसको भी हम अगले सेशन में जोड़ेंगे इसके साथ कि वो क्यों जरूरी है, वो इससे भी ज्यादा जरूरी है वो पॉइंट। इसीलिए उसको नेक्स्ट सेशन मिलेंगे, 2 पार्ट में बटेगा। तो आज हमने सोमनेटिव बेसिक चीजें की, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बारे में और कुछ है, और ये डिस्कशन जो है हमारा चलता रहेगा। आप ग्रुप भी ज्वाइन करके अपनी बातें इस पे रख सकते हैं, और नेक्स्ट सेशन के लिए अगर कोई इस पे डिटेल में बोलना चाह रहा है, प्रेजेंटेशन के साथ बोलना चाह रहा है, तो प्लीज वो भी कनेक्ट करें, ताकि और इस पे डेप्थ में जा सके और इस पे बात कर सके और एक्शन ले सके। एक्शन ओरिएंटेड चीजें ये होगी, जैसे छाया जी गई घर घर में, पंकज जी गए यहाँ पे, हमारे सरवर अली जी भी हैं, वो भी गए थे, नसीमा गई थी। तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और हम सब कहीं ना कहीं उस लड़ाई में हैं। पर वो लड़ाई क्यों है, उसके विचारों में ज्यादा जाना अभी हमें जरूरी है। अगर हम विचार नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो है बेसिकली ह्यूमन राइट की वॉयलेशन, ये मानव अधिकार का हनन है, तो हमें इसको बचाना है। और ये इसको बचाते बचाते जो हमारा संविधान है वो पूरा ह्यूमन, वो सिर्फ हमारे मतलब मानव अधिकार को बचाने के लिए ही है। तो अगर हम संविधान बचाएंगे तो वो होंगे। तो संविधान बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन हमें किस तरह से मजबूत करना है देश में, उस पे हमें हमेशा चर्चा करते रहनी चाहिए और उस पर कदम उठाते रहना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम और अगर किसी के कोई इस पे छोटा सा कुछ बोलना चाहता है करके, हम इसे आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। जी, कोई अगर इस पे छोटा सा कुछ बोलना चाहता है? अभिदा जी, हेलो भाई। अच्छा, बोल रहे हैं आप? 2 मिनट है आपके पास। जी हाँ। अमिता जी जी, संतोष संतोष बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। काफी अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले तो आपको थैंक यू पूरी डिटेल में बताने के लिए। सार्वभौमता का मतलब हमको अभी तक यही पता था कि अ, हमारी नीतियों को हमें लागू करना है, उसमें किसी और का हस्तक्षेप ना हो। राष्ट्र अपने नियमावली अपनी तरीके से बनाए, या फिर जो भी डिसीजन होते हैं उसमें देशवासियों का या तो फिर जो चुनिंदा प्रतिनिधि है उनका ही हस्तक्षेप रहे, ना कि देश के बाहर के किसी भी व्यक्ति का। थोड़ा सा इस तक हम जानते थे, लेकिन आज आपने जो जिस तरीके से बताया है और वो काफी डिटेल में बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू।
कुछ साथी ने आज की मौजूदा स्थिति के ऊपर भी बात की। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो रिसेंटली जो मुद्दा चल रहा है, एक साथी ने जो अभी हुए पहलगाम युद्ध या तो फिर इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ उसके ऊपर भी उसके ऊपर बात की। जो नीतियां हमारे लिए सार्वभौम का जो अर्थ था, आज कहीं ना कहीं पे वो चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारी देश की ये बहुत बड़ी शोकांतिका है। उसका रीजन है कि बाहर की शक्तियां, जैसे ट्रम्प आज हमारे देश को रूल कर रहे हैं और एक बार नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 27 बार वो बोलते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर चुप रहते हैं। ये निश्चित ही रूप से बहुत शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए, जिसका संविधान ये पूरे वर्ल्ड को दिखाता है, पूरे दुनिया को बताता है कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र चलाते हैं। और जिस तरीके से हमारे संविधान पे जो हमला होते जा रहा है, जिस तरीके के हर एक विषय पे, बंधुता पे, समानता पे, न्याय व्यवस्था पे, या जो भी प्रियम्बल में हमारे जो शब्द लिखे हैं जिनका काफी गहरा मतलब है। संतोष जी, मैं एक मतलब मिनट आपको रोकना चाहूंगी। हाँ हाँ देखिए, इसमें कैसा है ना कि जो आप बोल रहे हैं, ये हम जो बाहरी जो हम हर दिन सोशल मीडिया पे मतलब सुनते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय हमेशा बना रहता है। और जो हम शुरू कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं ये संविधान के सीरीज वगैरह, ये सिर्फ उसी के उसमें कि हम कहीं ना कहीं चल के कुछ ऐसा कदम उठा सके। और इसमें जागरूकता जो है वो बहुत जरूरी है। और ये जागरूकता सिर्फ हमें, हाँ, जागरूक जी, हमें वो जागरूकता जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपसे खाली ये करूंगी कि हमें जैसे हमने प्रैक्टिस शुरू की है जन सेवा की, जो है कि हमें घर घर जाना है, लोगों को सुनना है, उनकी बातें रखनी है। जो ओवरऑल चीजें हैं वो तो हमें पता ही है कि जो चीजें चल रही है देश में और जो गंभीर समस्या है, आज दिल्ली में जितने घरों को तोड़ा गया है, तो वो शास्त्री जी ने जैसे वीडियो डाला था, तो वो एक बड़ा एक मानव अधिकार का एक हनन है, उसको अगर बड़ा शब्द कह सके। और वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान को कमजोर बनाने की एक तरीका है। बट उसको वहां पे उससे पहले कि हमने ऐसी सरकार चुनी क्यों, ये भी जरूरी है हमें समझना। इसमें हम दो पक्ष नहीं कर सकते कि 140 करोड़ जनता में आधे बीजेपी वाले, आधे कांग्रेस वाले, उसमें डिवाइड नहीं कर सकते। हम पूरे भारतीय एक हैं और हम गलत डिसीजन ले रहे हैं एक सरकार को चुनने में। तो वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही जागरूकता की कमी है। तो इसके लिए हमें जाके लोगों को आज जो वोट दे रहे हैं वो उन्होंने जैसे अगर आपने वो वीडियो देखा, उसमें वो भाई कह रहे हैं कि हमने वोट दिया था इनको ताकि हमारे घर को प्रोटेक्ट कर सके, और आज उन्होंने हमारे घर को तोड़ दिया है। तो वो कहीं ना कहीं वो जागरूकता की कमी क्यों, हम ये नहीं कह रहे कि उनकी गलती है, बट एटलीस्ट हम वोट जब डालने जा रहे हैं तो हम ये समझे कि हम वोट किसको डाल रहे हैं। तो ये हमें समझना है खुद भी, हम अभी नहीं समझे हैं पूरी तरीके से इसको, और हमें लोगों को भी समझाना है। अगर हम कांग्रेसी हो के अगर हम ये समझ रहे हैं कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी अच्छी, तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां, हम तो अगर जो संगम से जुड़े साथी है तो वो तो इसको बहुत अच्छे से जान सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर ये जो बीजेपी जो भी सरकारें हैं अपना मनमानी कर रही हैं, तो उसमें सबसे पहली जो गलती है वो हमारी है कि हमने अपने संविधान को उस तरीके से नहीं फैलाया या उस तरीके से उसकी बातें लोगों तक नहीं पहुंचाई जैसे हमें पहुंचानी चाहिए थी। तो बस कोशिशें वही है, इस पे हल करें और जन सेवा जारी रखें। जन सेवा का मतलब ये नहीं कि सेवा, आप घर घर में जाके एटलीस्ट उनसे सुनते रहिए, और फिर इसको हम यहाँ पे रख के इसका सोल्यूशन निकालेंगे कि क्या है, और इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो आज के लिए, आज हम ऑलरेडी 3-4 मिनट आगे बढ़ चुके हैं, आज के लिए हम इसको बंद करते हैं।